नमस्कार। प्रस्तावना को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने प्रस्तावना की विषय वस्तु पढ़ ली थी, प्रस्तावना के तत्व पढ़ लिए थे, प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द थे जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सभी शब्द पढ़ लिए थे। इसमें कुछ डेट का जो उल्लेख किया गया था 26 नवंबर 1949, ये सब के बारे में भी हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसी की आगे की कड़ी के रूप में जैसे इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे प्रस्तावना के महत्व और प्रस्तावना से लेकर के जो विवाद रहे हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। अगर हम प्रस्तावना के महत्व की बात करते हैं तो प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो यह परिचय पत्र के रूप में है। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसका एक जीवंत दस्तावेज है। तो प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इससे इसके महत्व के बारे में हमें पता लग जाता है। जैसे ये आधारभूत दर्शन, राजनीति, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है, ये सभी प्रस्तावना के महत्व हैं। तो पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना के महत्व को हम लोग बिंदुवार ढंग से देख लेते हैं। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीति, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है इसमें। संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। तो प्रस्तावना को इतना पढ़ने के बाद अवश्य आपके समझ में ये बातें जरूर आ रही होंगी कि ये हमारे संविधान के आधार कैसे हैं, ये संविधान सभा के जो लोग थे उसके आदर्श और सोच को कैसे उल्लेखित कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना के महत्व हम लोग विभिन्न कथनों के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने बहुत सारे कथन कहे हैं और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कथन क्या क्या है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये जो कथन है ये कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है प्रस्तावना। ये कथन के एम मुंशी जी के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये कथन किसका है, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का। देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ये कथन भी ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, अगला कथन प्रस्तावना संविधान की जनपत्री है। ये कथन के एम मुंशी जी के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये कथन नानी पालकीवाला का है। तो हमने देखा कि महत्वपूर्ण कथन जो विभिन्न राजनीतिज्ञों के द्वारा दिए गए कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की जनपत्री है, संविधान का परिचय पत्र है। तो ये कथन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए एक जो प्रस्तावना को लेकर के जो विवाद रहे हैं हमेशा से कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अगर यह एक भाग है तो इसको लेकर के संविधान क्या इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो पहली बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया था सामने में, यह मामला बेरूबारी संघ के टाइम पे यानी 1960 में बेरूबारी बनाम भारत संघ का मामला था। इसी में ये क्वेश्चन उठ करके आया कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। तो प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यह एक कुंजी है और कुंजी जो होती है वो ताले से पृथक हो जाती है, अतः यह प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरूबारी संघ का मामला जो था इसमें क्या बताया गया कि यह मस्तिष्क को समझने की कुंजी है और कुंजी जो है ताले से पृथक होती है, तो इसीलिए प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है नहीं, तो इसमें आप संशोधन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसी के बाद एक अगला केस आता है 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का केस। फिर से यही सवाल उठ करके खड़ा हुआ
कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वक्तव्य दिया उसमें यह बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, और जब अगर भाग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज कहा कि आप संशोधन तो इसमें करो, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है ना, इस यह प्रभावित बिल्कुल भी ना हो। और आप जो इसमें संशोधन करोगे, यह आर्टिकल जो 368 है, जो आपको संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है, इसके तहत आप संशोधन नहीं करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और संशोधन इस प्रकार हो कि इसका मूल ढांचा प्रभावित न हो। इसी के परिणामतः जो होता है, एक संविधान संशोधन किए जाते हैं 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ऐसे शब्द देखें तो ये 4 शब्द हो जाते हैं, क्योंकि ये एकता और अखंडता 2 शब्द हैं। लेकिन अगर विचारधारा की बात करें तो यह 3 प्रकार की विचारधारा है। एकता और अखंडता केवल एक ही विचारधारा है, इसीलिए हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में 3 शब्द बोल दिए जाते हैं। अब देखिए, एक चीज आता है कि क्या प्रस्तावना के प्रावधानों को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। इसके प्रावधानों को लेकर के आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। इसकी व्यवस्था जो है, इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी कि इसके जो प्रावधान है इसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। मतलब ये है कि प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है कि इसको लेकर के आपको कोई शक्ति प्रदान की गई है, तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको यह शक्ति प्रदान नहीं करता और ना ही आपकी शक्तियों पे कोई प्रतिबंध लगाता है। तो हमने बेसिकली क्या ये भी पढ़ लिया कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं। हमने ये पढ़ लिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके जो प्रस्तावना को लेकर के जो विवाद रहे हैं, हमने ये भी जाना। प्रस्तावना को लेकर के जो महत्वपूर्ण कथन है, ये भी हमने देख लिया, और प्रस्तावना के महत्व को भी हमने भली भांति समझ लिया। तो इसी के साथ प्रस्तावना का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक है, ये हमारा फिनिश होता है। और आप क्या करें, इससे जाकर के PYQ लगाएं। हालांकि PYQ का वीडियो 1 या 2 दिन में मैं अपलोड स्वयं ही कर दूंगा, तो इससे आपको ये जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी को कैसे आप डिकोड कर सकते हैं अपने से, और ये जो हमारा नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स जो आपके समक्ष है, इसे आप कैसे उपयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद।